तो आज अपन जान रहे हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ठीक है, तो इसमें 31 धाराएं और 5 अध्यायों का हम अध्ययन करेंगे। वो किस किस से संबंधित है उस पर भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएं इसका संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, और उससे पहले हमने उद्देश्य की बात की थी। तो ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रिश्वत और भ्रष्टाचार को लेकर जो विधियां हैं वर्तमान में, उनको समेकित करना है। समेकित समझते हैं? इकट्ठी करना है ना, एक करना उसको। संशोधन है ना, जो विधि है उसमें हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो ये इसके लिए अधिनियम हम लेके आए हैं। ये कब लागू हुआ? तो 9 सितंबर 1988, मतलब 9988। ठीक है, उसको याद ऐसे ही कर लेना, 9988। इकतीस अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पर लागू हुआ है। अब आ जाइए इसका पहला अध्याय, प्रारंभिक। प्रारंभिक अध्याय में हमें मिलेंगी धारा 1 और 2। ठीक है, एक में संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ पढ़ेंगे हम, दूसरे में पढ़ेंगे परिभाषाएं। तो पहली धारा क्या बोलती है कि इसका यह अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कहा जाएगा। ठीक है, कहा जा सकेगा। और इसकी उपधारा 2 बोलती है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और भारत के बाहर भारत के नागरिकों को भी लागू होगा। ठीक है, धारा 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है। धारा 2 है, इसमें ABCD 4 परिभाषाएं। ठीक है, उन परिभाषाओं के तहत जो शब्द आएंगे उसमें भी हम देखेंगे और इनका क्या अर्थ दिया है उन्होंने बताया। सबसे पहले निर्वाचन। ठीक है, इलेक्शन की परिभाषा इसमें दी है। अगर पढ़ते पढ़ते नींद आने लगे तो बता देना, तो अपन ऐसा बात करेंगे कि वो नींद भाग जाएगी। ठीक है, निर्वाचन। निर्वाचन एक अधिनियम में और था पहले। ठीक है, धारा 35 हुआ करती थी। ठीक है, तो वहां निर्वाचन की बात अलग है और यहाँ पर ये निर्वाचन है, ये निर्वाचन चुनाव संबंधी है, जो हम बात कर रहे थे पहले कि हाँ चुनाव करना है या वहां इसमें से क्या चूज करें उसमें। और यहाँ पर है कि हमें बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसको वोट देना है वो है। ठीक है, तो निर्वाचन से अभिप्रेत है कोई निर्वाचन जो किसी अधिनियम के अधीन सांसदों के निर्वाचन या किसी विधानसभा, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य लोक प्राधिकरण के निर्वाचन के लिए किसी भी प्रकार से किए जाते हैं। तो इसमें एक तो सांसदों का निर्वाचन शामिल कर लिया, विधायकों का निर्वाचन शामिल कर लिया, स्थानीय निकाय जो होते हैं, पार्षदों के इलेक्शन होते हैं वो, या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है उसके कोई इलेक्शन। अलग अलग प्राधिकरण होते हैं, उनमें चुने जाते हैं अध्यक्ष और वो। क्या? वकील, स्टेट बार भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, अधिनियम के तहत हम हैं क्योंकि स्टेट बार को पावर दिए हैं जो एडवोकेट एक्ट से 1961 के तहत। ठीक है, तो ये इलेक्शन भी नियम बनाता, ये बॉडी भी नियम बनाती है। ठीक है, उस अधिनियम के तहत ये भी आ जाएगी, ये प्राधिकारी है। ठीक है, ठीक है, अब देखना आप उसको देख लेना, मतलब मेरे हिसाब से तो वो भी आ जाएगी। अगर नया कोई अध्ययन आएगा उसमें अगर वो रहेगा, क्योंकि BCI नियम बनाती है, उसके तहत हम जितने भी एडवोकेट्स हैं उनको अलग अलग प्रदेशों में जो संस्था कार्यरत है, ठीक है, वो काम करती है और उसके अधीन हम एडवोकेट्स जो काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको वो पंजीयन, जब हम सनद प्राप्त करते हैं तब हम यहाँ पर शामिल हो पाते हैं, अधिकृत हो पाते हैं किसी की पैरवी करने के लिए। अगर हम अधिकृत ना हो तो हम पैरवी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो बॉडी अगर उसमें भी इलेक्शन में और उसमें वोट फॉर नोट चलेगा
तो वो वहां भी दंडित किया जा सकेगा मेरे हिसाब से। तो ये दूसरा है इसमें लोक कर्तव्य, पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, बी में है पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी से अभिप्रेत है नहीं सॉरी, डबल ए में पहले विहित है, तो विहित से इसके अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं। बी लोक कर्तव्य, पब्लिक ड्यूटी से अभिप्रेत है ऐसा कोई कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य की जनता या समाज की रुचि, इसमें इंग्लिश में अलग लिखा है, इसमें तीन चीजें हैं। पब्लिक ड्यूटी क्या है? पब्लिक ड्यूटी से अभिप्रेत है कोई ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य की कौमा जनता या समाज की रुचि है। ठीक है, तो वो हो जाएगी पब्लिक ड्यूटी। स्पष्टीकरण उन्होंने दे रखा है कि इसमें राज्य में केंद्रीय या प्रांतीय या राज्य के किसी अधिनियम के अधीन निर्मित निगम या कोई प्राधिकरण या कोई निकाय जो सरकार द्वारा स्वत्वाधीन या नियंत्रणाधीन या सहायता प्राप्त है, या कोई सरकारी कंपनी, जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित है। ठीक है, तो उन्होंने राज्य को भी परिभाषित कर दिया। केंद्र जैसे संविधान में राज्य दिए हैं, तो यहां पर उन्होंने कंपनी अधिनियम को भी शामिल कर दिया है। ठीक है, और निकाय जो सरकार द्वारा स्वत्व के अधीन रहते हैं उनको शामिल कर लिया है, नियंत्रण या सहायता प्राप्त कर रहे हैं उनको भी। ठीक है, मतलब इसमें राज्य कौन होगा? वो हो सकता है कि डायरेक्ट ना हो, क्योंकि रिश्वत की बात आ रही है। रिश्वत में अगर कोई बोले कि नहीं मैं तो गवर्नमेंट में उसमें नहीं हूं बॉडी में, लेकिन अगर सरकार उसको अपना फंड दे रही है तो वो इसमें आ जाएगा। गुना में एक मामला हुआ था, एक प्रशिक्षण केंद्र हुआ करता था, तो उसकी जो वो थी संचालिका, तो वहां जो जिनसे प्रशिक्षण कराती थी उनको वेतन आती थी अधिक, वो देती थी कम। तो इस संबंध में पीसी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की गई। ठीक है, तो वो तो एक सिलाई सेंटर टाइप का है, लेकिन वो क्यों आ गया? क्योंकि वो सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है और फिर उसके बाद कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें राज्य व्यापक है। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, लोक से हाँ की जा सकती है, अगर उसकी ओर किसी की ओर से मांग रहा है तो की जा सकती है, अभिकर्ता के रूप में मांग रहा है तो की जा सकती है। ठीक है, और मतलब अगर आप स्पष्ट कर दें। अकेला वो ही नहीं है, बाकी चीजें भी आ रही हैं इसमें। अच्छा, चुनाव नहीं आ रहा होगा। हाँ, अभी कौन है आपको पता है? निर्वाचन अधिकारी ये स्टेट बार का हो रहा था। हाँ, तो वकील नहीं है। हाँ, तो उनको रिटायर जो जज हैं उनको निर्वाचन अधिकारी बनाया हुआ है। ठीक है, हैं? जो भी इलेक्शन तो कुल मिला के इसमें जो बात आ रही है, अगर हम्म हम्म, ठीक है, इस पे मैं अध्ययन कर लूंगा, अगर नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो
मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जो लोक प्राधिकरण के अधीन है वो भी इसमें इलेक्शन जो आ रहा है उसमें शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो उदाहरण के लिए आप अपने सामने जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, एक तो स्थानीय निकाय में हम सीधे देख लेते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत। ठीक है, तो वहाँ वोट फॉर नोट चलता है, वहां पर गुना में तो आरोप लग चुके हैं, पब्लिकली खूब प्रचारित हुई हैं चीजें। तो ऐसे करके तो अलग अलग मध्य प्रदेश में विभिन्न नगर पंचायत, नगर परिषदों में पार्षदों पर ये आक्षेप लगे, तो उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो। ठीक है, तो एक तो बॉडी ये अन्य प्राधिकारी में। अब लोक प्राधिकारियों में कौन कौन सी आएंगी, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत, जैसे अगर ठीक है कोई ऐसे शक्कर कारखाना है ना, गवर्नमेंट ने अपने नियंत्रण अधीन स्थापित किया है, ठीक है, तो वो आ सकता है, उसमें जो निर्वाचन होता होगा उसकी एक प्रक्रिया रही होगी, वो हो सकता है। तो इस तरीके की जहां पर जो ऐसा पद है जहां पैसे लेन देन करके पहुंचते होंगे, इस तरीके की चीजें आ सकती हैं। हालांकि जब कभी ऐसा डिस्प्यूट आएगा और चर्चा में आएंगी चीजें और स्पष्ट हो पाएंगी, पर ये बहुत सारी लोक प्राधिकारी, याद रखिए लोक प्राधिकरण के निर्वाचन है? निर्वाचन नहीं होता, वो चयनित होते हैं वहां पर। इसमें और भी हैं, इसमें लोक सेवक अलग से दिए हैं। ठीक है, अब है सी, 2C में है लोक सेवक। ठीक है, और जो हम BNSS और इनमें पढ़ते हैं उनके अलावा भी हैं इसमें, उसको और शामिल कर दिया है। ऐसी की ऐसी नहीं है, नहीं तो वो ये बोल देते कि लोक सेवक से वही अभिप्रेत है ना, जो IPC में लिखा है। यहां पर उन्होंने थोड़ा सा और उसको बड़ा दायरा बढ़ाया है। ठीक है, उसमें पढ़ लेते हैं कौन कौन आएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कोई भी भ्रष्टाचार करे तो उस पर आप लोग कम से कम इस वीडियो के बाद अंकुश लगाने के लिए काम करें। हतोत्साहित होना चाहिए भ्रष्टाचार। ठीक है, तो इससे क्या है कि जब आप दूसरे पे आक्षेप लगाओगे तो पहली बात तो खुद को भी रोकोगे कि नहीं आज मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, तभी आप कर पाओगे, है ना। तो इसलिए भ्रष्टाचारियों को तो आप लोग नकेल कस के रखो। ठीक है, तो आ जाए अपन लोक सेवक। ठीक है, लोक सेवक से अभिप्रेत है। ठीक है, ये संपूर्ण हो जाएगी इस अधिनियम के लिए धारा। ठीक है, इसमें बता दिया है लोक सेवक मीन्स। ठीक है, अंतर्गत आता है ऐसा नहीं बता रहे हैं, वो संपूर्ण परिभाषा बता रहे हैं। 2C का एक, कोई व्यक्ति जो किसी कर्तव्य के निर्वहन हेतु सरकार की सेवा में हो अथवा वेतनाधीन हो, इसके लिए कोई फीस, कमीशन, पारिश्रमिक प्रदत्त किया जाता हो, इस तरीके के व्यक्ति आ सकता है। 2 में कोई व्यक्ति जो किसी स्थानीय निकाय की सेवा में हो, वेतनाधीन हो, वो आ सकता है। 3 में कोई व्यक्ति जो किसी केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य की किसी विधि के द्वारा, ठीक है, राज्य की किसी विधि के द्वारा, ठीक है, गठित किसी निगम अथवा कॉरपोरेशन या किसी निकाय, ठीक है, सोसाइटी जो गठित होती है वो आ जाएंगी। निकाय जो सरकार द्वारा स्वत्व अधीन या नियंत्रण अधीन या सहायता प्राप्त है, या कोई सरकारी कंपनी, जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित है, की सेवा में हो या उसकी वेतन अधीन, इस तरीके का आ सकता है। कोई न्यायाधीश, ठीक है, तो जितने भी ऑनरेबल है ना, अगर वो भी इस तरीके से कोई करें तो देख लेना अपने हिसाब से। विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति जिसे स्वयं या किसी समूह के सदस्य के नाते न्याय निर्णय का कार्य करता हो, तो वकील भी आ जाएंगे जब वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो न्याय निर्णय का काम कर रहे हैं, उसमें बैठे हैं, क्या बोलते हैं, ये लगती है ना अपनी लोक अदालत, ठीक है, तो वहां उस समय पर, ठीक है, वहां आप एक दिन के लोक सेवक हैं, वहां अगर आप बोल रहे हैं कि उस पीठ के सदस्य हैं, जो पीठासीन अधिकारी है उसके अधीन है, आप साथ में हैं, उस सदस्य हैं, अगर आप वहां करते हैं तो
आ जाएंगे आप। ठीक है, लोक सेवक खुद पे कॉलर भी वो कर सकते हैं कि अरे वाह मैं लोक सेवक था, अगर किसी उसमें बैठे हैं तो। हाँ, न्यायाधीश सदस्य, ठीक है। जैसे आयोग जो होते हैं तो विधि के अधीन है, ठीक है। कंज्यूमर फोरम एक्ट जो एक्ट है अपन उसके अधीन, तो उसमें जो सदस्य होते हैं तो वो न्याय निर्णय के लिए हैं, वो इसमें आ जाएंगे। 5, कोई व्यक्ति जिसे न्याय निर्णय के संबंध में न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किसी कर्तव्य के निर्वहन के लिए जो कमीशन जारी कर रहे हैं, कर्तव्य हाँ प्राधिकृत किया गया हो एवं इसमें सम्मिलित है न्यायालय द्वारा नियुक्त समापक, प्रापक, आयुक्त, सब आ गए। ठीक है, कमिश्नर, रिसीवर और लिक्विडेटर। ठीक है, कोई अगर फर्म का विघटन हो रहा है उसके लिए किसी को नियुक्त कर दिया है वो आ जाएगा। तो ये सब चीजें आ जाएंगी। कमिश्नर किसी गवाही कराना है, कोई इतना वो बुजुर्ग हो गया आ नहीं सकता है तो उसकी गवाही अगर उसके निवास पे जाके करानी पड़ रही है तो वहां पर अरे देख रहे हैं अपन, आ जाए तो नहीं ठीक है, नहीं आए तो अच्छी बात है। हाँ आप जीते हमारे, उसमें क्या दिक्कत है, हम तो हारने के लिए ही आते हैं। 6, कोई मध्यस्थ, ठीक है, मीडिएटर भी आ जाएंगे, आईटी एक्ट में भले ही नहीं आ रहे हो। ठीक है, मध्यस्थ, देखिए यहां पर मध्यस्थ कौन है, अन्य व्यक्ति जिसे किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई प्रकरण, विषय, निर्णय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो। मतलब जो व्यवहारिक रूप से जो काम होते हैं उनको देखो इसमें परिभाषा में शामिल किया लोक सेवक में। ठीक है, अगर आप फिर इस तरीके से रिश्वत लेते हैं तो इस अधिनियम के तहत दंडित किए जाएंगे। 7, कोई व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार पर वह निर्वाचन नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने या बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन या उसके किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो। ठीक है, जो नामावली बन रही है अभी, है ना। 8, कोई व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य का पालन निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत है। विधायक, पार्षद इसमें आ जाएंगे, आ जाएंगे क्या। कोई व्यक्ति जो किसी रजिस्टर्ड संस्था के लिए कृषि, उद्योग, व्यापार या बैंकिंग में लगा हुआ है। ठीक है, बैंक वाले भी आ जाएंगे मैडम, है ना। अगर मैनेजर रिश्वत मांगे, कमीशन मांगे कि इतने का लोन करा दूंगा तो दर्दबोच ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य सरकार की किसी विधि के अधीन गठित किसी कॉरपोरेशन, प्राधिकरण या निगम द्वारा जो सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या सहायता प्राप्त है, या किसी शासकीय कंपनी, जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित है, किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त या प्राप्त हो रही है, उसका अध्यक्ष, सचिव, अन्य पदाधिकारी। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे कोई ऊपर से तो नहीं जा रही, नहीं तो अपन दोबारा भी आ रहा है। दस, कोई व्यक्ति जो किसी सेवा आयोग, किसी अन्य नाम से जाना जाने वाला हो, का अध्यक्ष, सचिव, कर्मचारी अथवा ऐसे सेवा आयोग या मंडल द्वारा नियुक्त चयन समिति का सदस्य जिसे किसी परीक्षा संचालन अथवा ऐसे सेवा आयोग, मंडल द्वारा इसकी ओर से किसी चयन हेतु नियुक्त किया गया हो। ठीक है भैया, देख लेना आप जिस एग्जाम दे रहे हो और उसके लिए अगर आपसे डिमांड की जा रही है वो आ जाएंगे। ठीक है, व्यापम आ जाएगा, व्यापम का नाम बदल दिया है, दूसरा आ जाएगा, कर्मचारी आयोग आ जाएगा, लोक सेवा आयोग आ जाएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, सब आ जाएंगे। ठीक है, इनको आईबीपी एग्जाम, बैंकिंग क्या कौन सा कराती थी, कौन सा है बैंकिंग जो कराती है उसका नाम है कुछ बोर्ड का, आईबीपी है ना, ऐसे कुछ है ना, तो वो भी इसमें आ रहा है, उसका सदस्य भी आ रहा है। ठीक है, अब 11, कोई व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति या सदस्य या किसी आदिवासी निकाय या लोक प्राधिकरण का प्राध्यापक है, प्रस्तुतकार है, व्याख्याता या कोई अन्य अध्यापक, कर्मचारी, चाहे वह
किसी भी पदनाम से जाना जाता हो जो परीक्षाओं के संयोजन संचालन से संबंधित। ठीक है, जो एग्जाम होते हैं ना, एग्जाम में भी चलती है ये। ठीक है, वो भी आ रहे हैं इसके लपेटे में। 12, कोई व्यक्ति किसी शैक्षणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी ऐसी संस्था, चाहे वह स्थापित की गई हो, जिसे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय लोक प्राधिकरण द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही है, पदाधिकारी या कर्मचारी है। ठीक है, तो ये 12 में बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे जो मैं बता रहा था कि वो गुना में भी मामला आया, तो वो सिलाई सेंटर का कोई काम चला रहा है। ठीक है, इसमें अलग से तो नहीं लिखा, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक तो राज्य से अनुदान प्राप्त कर रहा है और उन्होंने संस्था बता दी। एनजीओ जितने भी कवर होते हैं ना, वो इसी से हो जाएंगे, क्योंकि वो सोशल काम बताते हैं। फंडिंग कहाँ से प्राप्त करते हैं, या तो राज्य से या केंद्र से। ठीक है, स्पष्टीकरण, ऊपर वर्णित उपखंडों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो या नहीं। ठीक है, स्पष्टीकरण 2, जहां कहीं लोक सेवक शब्द आए वे उस व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के पद को वास्तव में धारण किए हुए हैं, चाहे उस पद के धारण करने में कैसी ही विधिक त्रुटि हो। वो ये अवलंब नहीं ले सकता, पकड़े जाए, साहब देखो मैं तो लोक सेवक ही नहीं, नियुक्ति नहीं हो पाई, मैं तो फर्जी आया था। कोई भी त्रुटि रही हो, अगर आप पर ये आक्षेप है, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लोक सेवक के संबंध में परिभाषा थी। उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, लेकिन हमारी बार काउंसिल इसमें भी स्पष्ट नहीं हो रही, इसके लिए और अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो लिखा है उस पे जाना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, जो अधिनियम में लिखा है केवल उस पे जाना। क्या कोतवाल सब आएंगे, सब आएंगे। वो पंचायत अधिनियम 1993 के तहत गठित होते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होते हैं, तो वो भी आएंगे भैया, सब आएंगे। पद धारण कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सब चीजें आ रही हैं इसमें। डी, नहीं, वो तो जब काम करने की बात चल रही है। नहीं होगा, सही है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं ये बात आती, ठीक है, बिल्कुल नहीं आती भाई, सर ने बोला है वो सही है। हाँ, परिभाषा में नहीं आ रही तो वो नहीं आएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर रिश्वत की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पर उस लोक सेवक की बात नहीं चल रही है कि हम 353 लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इसमें बताए गए ये लोग इस अधिनियम के तहत 353 कार्रवाई के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है, वो हो सकता है आईपीसी में आके कर दें, यहाँ पर इस अधिनियम के लिए वो दायित्वाधीन है। ठीक है, ये बात चल रही है यहाँ पर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, लोक सेवक जब वो आगे उनके संबंध में जो धाराएं बात करती हैं कि भाई लोक सेवक के नाते वो रिश्वत ले रहा है, क्या राशन कार्ड बनवा रहा हूं, राशन कार्ड कौन बनाता है? ठीक है, पंचायत में भी बनते हैं, बीपीएल कार्ड बनवा दूंगा, सचिव बनाता है। ठीक है, तो सर्वेंट हो गया। सरपंच ले रहा है रिश्वत, आ जाएगा? ठीक है, क्यों नहीं आएगा? तो यहां बात वो चल रही है, पार्षद मैं आपकी सफाई कर्मचारी पे वो लगवा दूंगा, दे दो, आ जाएगा भैया। ठीक है, तो इस अधिनियम, और हो सकता है कि उसमें कोई चांटे मार दे और वो जाए कि मैं लोक सेवक, देखो इस अधिनियम में लिखा है, वहां एफआईआर नहीं होगी 353 के तहत। ठीक है, ये इस अधिनियम के लिए विशेष दे रखा है। ठीक है, ये बताने का मेरा मतलब है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट ही नहीं रहता है यहाँ पर। अब है डी,
इंपॉर्टेंट है भैया, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोक सेवक से कोई पूछे नहीं पूछे वो अलग बात है। डी, अनड्यू एडवांटेज, असम्यक लाभ से ऐसा कोई परितोषण अभिप्रेत है, चाहे जैसा भी हो, जो विधिक पारिश्रमिक से भिन्न है। ठीक है, तो विधिक पारिश्रमिक क्या मिलता है भैया? आपको टीए मिलता है, डीए मिलता है, आप कहीं जा रहे हैं तो वो मिलता है। तो जो शासन से आपको सब मिलते हैं, क्या क्या हुआ? देखो, बैरेक्ट पे रहो, बैरेक्ट नहीं है तो आप बताइए, बार व्यवस्था करेगी। ठीक है, बार इतनी अपने आप लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। क्या आप एप्लीकेशन दे दें अध्यक्ष जी के नाम या सेक्रेटरी महोदय के नाम कि हम ये है? तो जो नहीं हो, आप हमारे अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय के नाम पर एप्लीकेशन दे दें तो बार व्यवस्था करेगी कि बार ने दायित्व लिया है। ठीक है, और हम सभी बार के सदस्य हैं। अगर कोई साथी आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए पैसा रुकावट नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं, बहुत सारी चीजें अपने हाथ में भी नहीं। तो डी, डी समझ में आ गया? डी, डी पे आ गए आप लोग, सभी के पास है। अनड्यू एडवांटेज क्या अभिप्रेत है? चाहे जैसा भी हो, विधिक पारिश्रमिक से भिन्न, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, पारितोषण क्या अभिप्रेत है? जो विधिक पारिश्रमिक से भिन्न है। बाकी फिर उन्होंने परिभाषा में स्पष्टीकरण दिया है। स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजन के लिए पारितोषण शब्द धनीय अनितोषों या धन के रूप में प्राक्कलनीय परितोषणों तक सीमित नहीं है। तो पारितोषण ऐसा नहीं है कि आप केवल पैसा लेंगे तभी होगा। आप गिफ्ट ले रहे हैं ना कि यार वो तो मत दो, आप एक काम करो, एक कट्टा शक्कर घर पे पहुंचा दो, तो ये भी इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, आप तो एक काम करो, रिश्वत मत दो। ठीक है ना, इतना सरिया सीमेंट पहुंचवा दो। तो ये भी आप क्या कर रहे हैं? सीमित नहीं है पैसे तक। ठीक है, गुनाह में इस तरह की चीजें होती। ठीक है, मेरी बात पहुंचे, वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये होता है कि ये पैसे नहीं, काम हो जाएगा तेरा, फलाने के नाम पर इतने सरिया, इतने सीमेंट, इतना वो पहुंचा दो वहां पर। तो ये, हाँ ठीक है, तो ये मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन, है ना। ठीक है, इसका जो उपधारा, ये परिभाषा है डी, डी की उपधारा बी, वो बोलती है विधिक पारिश्रमिक। एक तो आ गया परितोषण। परितोषण में क्या क्या सम्मिलित है कि भाई वो धनीय उस तक सीमित नहीं है। तो जैसे अपन जाते हैं ना कि अरे यार साहब कुछ नहीं कर रहे, मिठाई के डिब्बा ले गए, वो क्या है? ठीक है, कुछ नहीं, 2-4 मिठाई के डिब्बा पैक में करा कर ले गया, पैसा नहीं लेते साहब, बोले मिठाई खाते हैं, उनको तो क्या है, बेसन के लड्डू भी पसंद आते हैं, तो चलो भैया लेके जा रहे हैं। हाँ, मतलब वो सब होते हैं। तो ये इस तरीके देख लो आप, तो बहुत सारे देखोगे साहब बिल्कुल पैसे से हाथ नहीं लगाते, वो तो वो टोकरी रखिए, वहां रख जाओ जो रखना है, देख लेंगे साहब, तमाम चीजें हैं। ठीक है, तो विधिक पारिश्रमिक क्या है? विधिक पारिश्रमिक पद किसी लोक सेवक को संदत्त पारिश्रमिक तक निर्बंधित नहीं है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसी सभी पारिश्रमिक भी है जिसका सरकार या संगठन द्वारा जिसकी वह सेवा में है प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात है। अब जैसे क्या है कि पारिश्रमिक, एक कलेक्टर महोदय है मान के चलो, अपन तो बड़े लेवल पे ही बात करो, छोटे मोटे की बात ही। कलेक्टर के पास कितने होते हैं? बहुत सारे विभाग होते हैं। तो क्या है कि कलेक्टर को मिलती है अच्छी खासी तनख्वाह। अब उनके पास बहुत बड़ा आवास भी होता है, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं।
गाड़ी है, फिर उनके अपने ड्राइवर रख सकते हैं, ये सब तमाम चीजें। तो ये जो सब चीजें आ रही है ना उसमें, अनुज्ञात किसी संगठन या उसमें कोई और काम कर रहे हैं, जैसे एक एसडीएम मान के चलो वारंट का काम देख रहा है, वो गुना का भी देख रहा है, तो वहां के लिए भी उसको अनुज्ञात जो सेवाएं हैं तो वो भी उसमें शामिल आ जाएंगी। ठीक है, तो उन्होंने विधिक पारिश्रमिक में भी ये बता दिया है कि उसमें केवल जो उसको प्राप्त हो रहा है ना, खाते में आ रहा है, वहीं तक सीमित नहीं है कि कटपिट के इतनी सैलरी आ रही है, वही नहीं। बाकी जो सुख सुविधाएं मिलती हैं ना, फोन कितने लगा सकते हैं, उसका बिल के लिए पैसा आएगा। ठीक है, सत्कार खर्च, अगर कलेक्टर से कोई मिलने आएगा तो वो कोई भी गेस्ट आ गया तो वो अपनी जेब से तो नहीं पिलाएगा। जैसे पिक्चर आई थी दुर्गा, कौन सी है वो, साउथ इंडियन है, शिक्षा पर है मूवी, उसका नाम भूल रहा हूं मैं। तो इसमें कलेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आता है, तो प्रिंसिपल गीता रानी, ठीक है, अच्छी है। मतलब लेडीज को उससे इंस्पायर होना चाहिए, मतलब इतनी मजबूत होना चाहिए। कलेक्टर आ गया तो वो बैठी है, सामने बैठी है, हाँ लंच भाई मैं अपने पैसे से, खाना चाहो तो खिला दूंगी, अलग से नहीं आता। तो उनके पास नहीं आता, लेकिन कई विभागों के पास आता है जो पब्लिक पब्लिक रिलेशन डील करते हैं, क्योंकि वो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। तो उनको कोई आया है तो उनकी सत्कार करना है, तो ये सब भी पारिश्रमिक में आ जाएंगे। तो वहां आप ये नहीं लगाओगे कि भैया अरे आपको तो मिलती थी इतनी, आप काजू बादाम खा गए 9 लाख के, ये नहीं लगा पाओगे, क्योंकि उनको यहाँ पर छूट दे रखी है। ठीक है, अलग से वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, कानून में जो है तो वो हो सकता है कि लाभ मिल जाए। क्या? ठीक है सर, एक चैप्टर और, चैप्टर 2 पे आ जाइए। चैप्टर 2 क्या बात करता है? वो बात करता है कि स्पेशल जो जज हैं उनके अपॉइंटमेंट की। ठीक है, ये कहां से कहां तक है? तो ये है धारा 3 से लेकर 6 तक। तो सबसे महत्वपूर्ण धारा है इसकी 3। वो बोलती है कि विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार, इसके तहत जो स्पेशल कोर्ट बनेंगे उसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति का विशेष अधिकार किसको है? तो धारा 3 बताती है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार कैसे करेगी? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या ऐसे क्षेत्रों के लिए, ऐसे मामलों या मामलों के समूह के लिए जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, जैसा वह आवश्यक समझे, निम्नांकित अपराधों की सुनवाई के लिए। ठीक है, बता दिए, निम्नांकित अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है, अर्थात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए। ठीक है, तो विशेष न्यायाधीश कौन नियुक्त कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। ठीक है, तो दोनों सरकार कर रही है इसमें। फिर कैसे करेंगे? तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गजट नोटिफिकेशन से। कहाँ कितने कर सकेंगे? तो भैया जैसा भी वो क्षेत्र के लिए हो सकता है। पहले भोपाल और बड़ी बड़ी सिटी में थे, फिर भ्रष्टाचार ज्यादा मामले आने लगे, मतलब शिकायतकर्ता खुददारी से विरोध भी करने लगे, तो हर जिले स्तर पर भी है। गुना में फर्स्ट हमारे जो जिला जज हैं, है ना, तो वो उनको इसी मामले की सुनने की अधिकार है। ठीक है, अब बताया कि वो क्या विचारण कौन से करेंगे, कौन से अपराधों की सुनवाई करेंगे? का इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए, और बी खंड का में विहित अपराधों के घटित करने में किसी षड्यंत्र। ठीक है, उसने अपराध नहीं किया, लेकिन क्या किया है? उसने षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी की है। ठीक है, उसने क्या किया है? अबेटमेंट किया है। उसने क्या किया है? अटेम्प्ट किया है। ठीक है, रिश्वत देने गया तो बस बाने भुड़कार के भगा दिया, अब मैं लूंगा रिश्वत। आपने क्या किया? अटेम्प्ट तो कर लिया भाई सब देने। ठीक है,
तो ऐसे करके एक तरफा प्रेम तो उसने कर लिया और एक्सेप्ट नहीं हुआ उसका, है ना। तो ये आ गया दुष्प्रेरण, है ना, प्रयत्न, षड्यंत्र, तीन चीजें आ गई। उपधारा 2, कोई व्यक्ति विशेष न्यायाधीश के रूप में, अब नियुक्ति की बात कर दी तो इसमें बता दिया है कौन कौन से इस अधिनियम के संपूर्ण अपराध आ गए, फिर उनका कोई षड्यंत्र करेगा वो आ गया, कोई अवेट करेगा वो आ गया, और कोई अटेम्प्ट करेगा वो आ गया। अब उपधारा 2 बताती है कोई व्यक्ति विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए तब तक अर्हत नहीं होगा जब तक कि वह दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन क्या ना रहा हो, सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश ना रहा हो, ना हो मतलब या तो वो वर्तमान में हो, ठीक है, या पहले रहा हो। क्वालिफिकेशन बता दी। अब क्या है, दो न्यायाधीश तो हैं, अब बीएनएस में भी हम देखें सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, तो ये सहायक सत्र न्यायाधीश नहीं है, लेकिन इस परिभाषा में दिए हैं, तो जब तक ये हट नहीं जाए तब तक इनको पढ़ना है, ठीक है। तो 3 न्यायाधीश पात्र हैं, ठीक है। अब धारा 4, विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण के प्रकरण। उपधारा 1, दंड प्रक्रिया संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा 3 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट प्रकरणों का विचारण विशेष न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इस अधिनियम ने क्या बता दिया है, या तो किसी और अधिनियम में लिखा हो, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि विशेष केस कहाँ चलते हैं, SC ST कोर्ट में चलते हैं, पॉक्सो में चलते हैं। जैसे जिस बालक की आयु 18 वर्ष से कम है, भले ही वो अनुसूचित जाति का हो, लेकिन उसका विचारण कहाँ होता है, पॉक्सो में। ये क्या बोल रहा है कि भाई उपधारा 1 में जो बता दिया है, ठीक है, कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध घटित हुआ है, तो ये जो नियुक्त किए हैं ना न्यायाधीश, वही विचारण करेंगे, भले ही किसी अन्य विधि में लिखा हो। वो कोई ऐसा बंदा हो सकता है, पीड़ित हो सकता है, जो अनुसूचित जनजाति का हो, लेकिन उससे रिश्वत ले ली है, तो भाई ऐसा नहीं कि नहीं नहीं हम तो विचारण SC ST में करो, ठीक है, उसका विचारण कहाँ होगा, इसलिए इस जो न्यायाधीश नियुक्त हैं वहां पर, ठीक है, समझ में आया। उपधारा 2, धारा 3 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अपराध का विचारण उस क्षेत्र के लिए नियुक्त या उस अपराध के विचारण के लिए नियुक्त या यथास्थिति विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, या उस क्षेत्र में यदि एक से अधिक न्यायाधीश हैं तो उस न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार ने इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया हो, ठीक है। अब क्या है कि जहां पर 2 न्यायाधीश हैं, उनका काम का बंटवारा कर देते हैं, क्षेत्राधिकार बांट देते हैं, भैया इतने इतने थानों से संबंधित रहने या जिनका जो विवाद हो रहा है, विवाद की विषय वस्तु है, उससे बांट दें, तो उसमें बांट देंगे। अगर 2 न्यायाधीश हैं तो किसका किसके पास जाएगा, अन्यथा जो एक है तो उसके पास सुना जाएगा, जो विशेष न्यायाधीश नियुक्त है धारा 1 के तहत, ठीक है। 3 की उपधारा 1 के तहत। 4 की उपधारा 3, किसी मामले के विचारण के दौरान विशेष न्यायाधीश द्वारा धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपराधों के अतिरिक्त ऐसे अपराधों की सुनवाई भी कर सकेगा जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उस अभियुक्त पर उस विचारण के साथ अधिरोपित किए गए हैं। उसने मारपीट भी कर दी, ठीक है। अब वही बात हो रही थी ना कि उसमें SC ST की मारपीट भी कर दी, पैसा भी ले लिए, रिश्वत भी ले ली, 2 अपराध घटित हो रहे हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि उस अपराध का विचारण दूसरे में होगा, तो उन्होंने बता दिया भैया उसके साथ में यहाँ भी कर सकता है, ठीक है। उपधारा 4, उपधारा 4, दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी अपराध के विचारण यथासाध्य रूप से दैनिक आधार पर डे टू डे होगा पर किया जाएगा, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि विचारण 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा हो जाए। अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, यह सुनिश्चित किया जाए
करने के लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, 2 साल में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। ठीक है, ये 2 साल। परंतु जहां विचारण उक्त अवधि के भीतर पूरा नहीं हो पाता है, वहां विशेष न्यायाधीश ऐसा न कर पाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा। अगर 2 साल में नहीं हो रहा है तो कारण लेखबद्ध किए जाएंगे। फिर सेकंड परंतु है, परंतु यह और कि उक्त अवधि को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से एक समय में 6 माह से अनधिक आगे और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा, तथापि उक्त अवधि विस्तारित अवधि सहित सामान्य रूप से कुल मिलाकर 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अब जो बात आ रही है कि 2 वर्ष में नहीं हो पाया, कारण लेखबद्ध कर दिए, तो सेकंड परंतु ये बोल रहा है कि एक बार में कितना विस्तारित कर पाओगे आप? 6 महीने के लिए, और एक्सटेंड कर लो कि भाई 6 महीने में कर लेंगे। 6 महीने में नहीं हो पाया, फिर कहां तक कर लेंगे? तो उन्होंने बता दिया भैया, एक स्टॉप लगा दिया कि भैया 4 वर्ष से अधिक नहीं विस्तारित करोगे, उससे पहले आप मामले को निपटा लो। ठीक है, ये बता दिया। 4 की उपधारा 4 में 4 साल मैक्सिमम, 4 4 4। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद कर लीजिए। टाइम हो गया हो तो कल पढ़ लें, भले पढ़ लें। ठीक है, ठीक है, तो ये अध्याय अपन कर लेते हैं, अपराध शास्त्रीय नेक्स्ट में कर लेंगे। तो सेक्शन 5 विशेष न्यायाधीशों के अधिकार और प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसीजर बता दिया और उनकी पावर किस धारा में है, हेडिंग याद रख लीजिए। इस धारा की, धारा से पूछ लिया जाता है कि विशेष न्यायाधीशों की प्रक्रिया और पावर कहां दे रखे हैं, तो धारा 5 में। सबसे पहले तो ये इंपोर्टेंट है। दूसरा, विशेष न्यायाधीश किन्हीं अपराधों का संज्ञान उसे विचारण के लिए अभियुक्त की सुपुर्दगी के बिना कर सकता है, और विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों को विचारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाएगा। 2 बात है एक ही उपधारा में उनने बोल दी। एक तो सीधे क्या होता है कि कई अपराध जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं होते हैं, वो कमिट होके सेशन में जाते हैं, छलनी लग के जाते हैं, है ना। तो वहां पर खाना पूर्ति पूरी कर लेते हैं, चालान आ गया, ये आ गया, अभियुक्त को चीजें दे दी, अभियुक्त के अधिवक्ता को 207 का अनुपालन कर लिया है, उसको जो चालान है उसकी कॉपी दे दी है, ये सब चीजें करने के बाद इसके बाद कमिट हो जाता है चालान। तो इन्होंने बोल दिया कि ऐसी आवश्यकता नहीं है, जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले हैं वो सीधे सुनेगा। ठीक है। दूसरा, उन्होंने इसमें और महत्वपूर्ण है कि वो कौन सी विचारण प्रक्रिया, क्योंकि सेशन न्यायालय, अपर सेशन न्यायालय, सहायक सेशन न्यायालय, तो यहाँ कंफ्यूजन ये आएगा कि अरे यार स्पेशल कोर्ट है। स्पेशल कोर्ट तो हमने क्या पढ़ा है, सेशन न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करेगा, प्रक्रिया का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर इस अधिनियम के लिए याद रखिए आप, वारंट मामलों की प्रक्रिया अपनाएगा। ठीक है, उसका अनुसरण किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत सर? आ जाएगा, वो तो समझ जाएंगे। ठीक है, मैं जितना बताऊं उससे ज्यादा समझ लेना आप लोग। ठीक है, सब पढ़ा लेंगे ना मेजर, फिर अपन रिपीट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कुछ कुछ तो समझ रहे हैं। जिनको देखो उबासी नहीं आ रही है वो क्लास में है, जिनको थोड़ी उबासी आने लगी है इसका मतलब वो लेक्चर अपना इंटरेस्टेड नहीं है। हमने संप्रेषण पढ़ा है कॉमर्स में, तो इसलिए हाँ, बस 1 मिनट, अपन ये धारा 6 तक और कर रहे हैं। ठीक है, तो उपधारा 1 निपटी। उपधारा 2 क्या बोलती है कि विशेष न्यायाधीश, ये समझ में आ गई, ये कर लेना, मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट प्रक्रिया अपनाएगा। ठीक है, जो अपनाते हैं वो वाली विचारण की प्रक्रिया अपनाएगा, ये अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। फिर आगे जब हम वो करेंगे ना रिवीजन, पूरी नहीं पढ़ेंगे, धारा 5 में क्या इंपॉर्टेंट है, उत्तर अट्टा, बस उसका पार्ट, बाकी छोड़ो। ठीक है, आप 10-10 मिनट में एक एक एक्ट, बड़े बड़े भी, ठीक है, ये करेंगे अपन। 2, विशेष न्यायाधीश अपराध से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध, ये तो वैसे ही बता दूं, क्षमादान की शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है। क्षमादान कब,
जब कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है किसी के खिलाफ, तो वहां पर क्या करते हैं, अप्रूवर बना देते हैं कि भाई तुम गवाह बन जाओ, तुम्हें हम माफ करा देंगे। फिल्मों में आपने देखा है, सरकारी गवाह बन जाओ, तुम्हें हम फ्री करा देंगे और दूसरे को पकड़ा दो आप। तो ये इन्होंने यही बता दी है उपधारा 2 में, ठीक है। नहीं, उसमें क्षमादान की बात हो रही है ना। नहीं नहीं, सह अपराधी अलग है, क्षमादान के लिए अलग है। क्या होता है कि दो अभियुक्त हैं, ठीक है, दो लोग संलिप्त हैं, लेकिन दोनों में किसी का भी स्पष्ट कुछ नहीं मिल रहा है, तो उनमें से एक को, जो कमजोर है, उसको ये बहला लिया जाए। उसमें दे रखा है उत्प्रेरण धमकी, ये सब नहीं देंगे, लेकिन इसके बाद भी उससे ये कर लिया। हाँ, ये सब चीजें रहती हैं। तो इस तरीके से ये गवाह तैयार करके वो कर देते हैं। पढ़ लेते हैं अपन क्या है वो, ऐसे हवा हवाई हो जाएगा। विशेष न्यायाधीश अपराध के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, याद रखिए कौन ले रहा है, पुलिस नहीं ले रही, ठीक है, विशेष न्यायाधीश, स्पेशल जज, उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकता है। जज साहब पूछ लेते हैं सच्चाई बताओ यार, तुम, मैं बता दूं क्या, तो वो किस पावर का इस्तेमाल करेंगे, वो इसी पावर का इस्तेमाल करेंगे। वो सच्चाई पूछने के नाम पर बहुत सारे भावुक हो जाते हैं ना लोग, हाँ साहब नहीं ये हुआ था, तो वो ऐसे ही। धारा 5 की उपधारा 2, किताब में रहो, किताब में, ठीक है, वो मुझे दे दो। क्यों, कौन सी है ऐसी? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो नई वाली देख लो, है ना। तो उपधारा 2, विशेष न्यायाधीश, ठीक है, क्षमादान कर सकता है विशेष न्यायाधीश। वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने के, चाहे वह कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबंध, प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में समस्त परिस्थितियों की जिनकी उसे जानकारी है, पूर्ण और सत्यता प्रकट ना कर दे। और तब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 308 की उपधारा 1 से 5 तक के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि क्षमादान उस संहिता की धारा 307 के अधीन दिया गया, तो वहां मजिस्ट्रेट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष न्यायाधीश क्षमादान कर रहे हैं, ठीक है। अब उपधारा 3, उपधारा 1 की उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान जहां तक वह इस अधिनियम के असंगत न हो, विशेष न्यायाधीश की कार्रवाइयों पर लागू होंगे, और इन प्रावधानों को प्रयोजन के लिए विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सत्र न्यायालय समझा जाएगा, ठीक है। तो जब विचारण कर रहे हैं तो इस पर अंडरलाइन कर लीजिए, विशेष न्यायाधीश का न्यायालय क्या समझा जाएगा, सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय नहीं समझा जाएगा, प्रक्रिया भले ही अपना रहा है, ठीक है। और विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला कौन समझा जाएगा, लोक अभियोजक समझा जाएगा, संचालन, ठीक है। उपधारा 4, उपधारा 3, उपधारा 4 छोड़ दो आप, है ना। उपधारा 5 याद रखिए आप, विशेष न्यायाधीश किसी दोषित व्यक्ति को उस अपराध के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत भी दंडादेश पारित कर सकता है जिस अपराध के लिए वह व्यक्ति दोषित हुआ है, ठीक है। तो विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश पारित कर सकता है इस अधिनियम के तहत, ठीक है। अब उपधारा 6, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय दंड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 द्वारा जिला न्यायाधीश को प्रदत्त शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। ये आप ऐसा कैसा पढ़ लीजिए, ठीक है। संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, धारा 6, ठीक है, पावर टू समरी ट्रायल, है ना। जहां विशेष न्यायाधीश धारा 3 की उपधारा 1 में विहित अपराध का विचारण करने
विचारण किसी लोक सेवक जिसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 12 का की उपधारा 1 में वर्णित विशेष आदेश अथवा उस धारा की उपधारा 2 के खंड का के उल्लंघन का आरोप है तो इस अधिनियम की धारा 5 अथवा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायाधीश उस अपराध का संक्षिप्त विचारण करेगा। ठीक है, तो इन्होंने दो अधिनियम बता दिए विशेष रूप से। एक तो क्या बता दिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बता दिया। ठीक है, उसके तहत अगर जो 12(1) के तहत जो व्यक्ति पे आक्षेप है उसका विचारण कर रहे हैं तो समरी ट्रायल करके निपटा लेंगे मामला। और दूसरा उन्होंने बता दिया संहिता की धारा 262 से 265 जो समरी ट्रायल के जो प्रावधान दिए गए हैं वो लागू होंगे। एक तो ये आ गया, परंतु यह कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश के लिए यह विधि संगत होगा कि वह 1 वर्ष तक की अवधि तक का दंडादेश दे सकता है। ठीक है, जब संक्षिप्त विचारण अपन पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने दंड दे रखा है, कितना दंड दे सकते हैं, तो वहां पर भले ही कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर वो 1 साल तक का दंड किसमें दे सकते हैं, समरी 2 माह तक का होगा भैया, वहां पर 3 माह तक का। ठीक है, तो वो जब पढ़ेंगे उसमें तो इसको रिलेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 वर्ष तक का दंड दे सकता है समरी ट्रायल में। ठीक है, अब इसकी उपधारा 2 देख लीजिए। इस अधिनियम अथवा दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण जिसमें विशेष न्यायाधीश द्वारा 1 माह से अनधिक की अवधि के कारावास और 2000 रुपए से अनधिक जुर्माने से दंड दिया गया है और उक्त संहिता की धारा 452 के अधीन इसके अंतर अतिरिक्त कोई आदेश दिया गया है अथवा नहीं, ऐसे दंड के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कौन सी अपील नहीं होगी। उसमें भी दे रखी है किन मामलों में अपील नहीं होगी। छोटे अपराधों में दोष सिद्धि में वो नहीं होती। ठीक है, 376 में दिया था उसमें, पुरानी सीआरपीसी में। ठीक है, सर ने हमें याद कराया था 376 मतलब बड़ा ऑफेंस, अपील 376 मतलब छोटे मामले, ऐसे ही बताया था मार साहब। ठीक है, देखिए कैपेसिटी मैं बता रहा हूं, जो अच्छा बताते हैं मैं उनको रख लेता हूं कैसे कैसे। अब अलग ट्रिक अपनाएंगे अपन उसमें, तो छोटे मामलों में अपील नहीं होती, तो इसमें कितना दंडादेश दे रहा है, 1 वर्ष तक का दे सकता है वो संक्षिप्त विचारण में। लेकिन मान के चलो कि उनने इतना नहीं दिया, लेकिन कितना दिया है, 1 मास से कम का दिया है। ठीक है, और जुर्माना कितना लगाया है, 2000 रुपए, तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। लेकिन उन्होंने बोला है किंतु उपरोक्त वर्णित सीमा से अधिक दंडादेश पर अपील हो सकेगी। जैसे ही आप 2001 रुपए का दंड लगाएंगे अपील हो जाएगी। जैसे ही आप 1 मास से 1 दिन का दंड लगाएंगे अपील हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए अपन यहाँ पर क्लास रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन अपराध और शास्त्रियों से पढ़ लेंगे। सुबह डाल देंगे मैसेज।